बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 7 जो है वो हम करने जा रहे हैं। पार्ट 7 और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट का पार्ट 1। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट पार्ट 1। शाह वलीउल्लाह। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। ये 7वां पार्ट चल रहा है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का। स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा नए आने वालों को जिन्होंने पिछले पार्ट नहीं देखे। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मैंने दे रखे हैं। अब मैंने सिस्टम शुरू कर दिया है कि सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, तो इसका कोई सा भी पार्ट उठा के आप देखेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे अभी तक की जो वीडियोस इसकी बनी हुई हैं मेकिंग ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि वो देखना आपके लिए ज़रूरी है। वो नहीं देखेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी कि ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो शुरू हुई हिंदुस्तान में, उनका मकसद क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, मुगलिया दौर में क्या हो रहा था, सिख क्या कर रहे थे, मराठे क्या कर रहे थे, जट क्या कर रहे थे, ठीक है, अंग्रेज़ों का क्या किरदार था। ये सारी चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी हैं। अगर वो आप समझेंगे नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल मेरा तो मकसद आपको समझाना है। आप CSS की तैयारी करना चाहते हैं, एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, ये वीडियोज़ आपके लिए बेहद अहम है, बेहद। कॉपी पेंसिल ले लीजिए और ये बुक जो है आप अपने सामने रखिएगा। इसका PDF जो है या तो आप वो खोल लें, क्योंकि मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, इवन टीचर्स के लिए भी प्रॉब्लम क्या होती है। इस बुक के अंदर अगर सब कुछ लिखा हुआ है, कॉमन सेंस की बात है, मैं इसमें से ही पढ़ूँगा, आपको भी पढ़ाऊँगा, तो आप भी तो पढ़ सकते हैं। इसमें कौन सी मुश्किल बात है भाई? इंग्लिश तो आपको भी पढ़नी आती है, पढ़नी तो आती है, समझनी नहीं आती, ये सबसे बड़ा मसला है। और समझ में इसीलिए नहीं आती क्योंकि आपको उसके अल्फाज मायने नहीं आते। अगर आप डिक्शनरी या किसी जगह पर देखते हैं तो वहाँ मीनिंग जो लिखी हुई होती है वो ऐसी होती है उर्दू की जिसका ना सर होता है ना पैर होता है, वो आपको सर पे से गुजर जाती है। यार इसका मतलब बन क्या रहा है? मतलब अगर आपको किसी इंग्लिश के वर्ड का उर्दू में मतलब बता भी दिया जाए तो मज़ीद उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके आपको उसकी पिक्चर क्लियर होती है। इतना आसान नहीं है कि सिर्फ आपको मीनिंग मिल गई तो फिर मसला हल हो गया। तो मैं इस तरह से ये करूँगा कि ये आप ख़ुद पढ़ने के काबिल हो जाएं और समझने के काबिल हो जाएं। बहुत सारी वर्ड्स मीनिंग बताऊँगा साथ साथ, ठीक है। एक एक लाइन जो है वो पढ़ूँगा आपके सामने। सारे वर्ड्स बोर्ड पे लिखना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, इसलिए मैं ज़्यादातर बोलूँगा, ठीक है। बहरहाल तो ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के अंदर रिवाइवलिस्ट वर्ड का मतलब क्या है? रिवाइवलिस्ट वर्ड जो है उसका मतलब होता है रिवाइव करना। रिवाइव वर्ड से निकला है ये। रिवाइव का मतलब होता है दोबारा ज़िंदा करना, दोबारा ज़िंदा करना। इसी से रिवाइवल निकलता है, दोबारा ज़िंदा किया, और इसी से रिवाइवलिस्ट निकलता है। समझ में आ रही है बात आपको? मूवमेंट का मतलब होता है तहरीक। मूवमेंट मतलब तहरीक। तहरीक वर्ड किससे निकला है? हरकत से निकला है। इसमें क्या हो रहा है? रिवाइवलिस्ट मूवमेंट या जो ये तहरीकें चली हिंदुस्तान में, कब की बात है ये? जब छठा मुग़ल बादशाह, 6th और आखिरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वही सबसे ज़्यादा पावरफुल था, उसके बाद जो मुग़ल बादशाह है उनका कोई किरदार नहीं है। औरंगज़ेब आलमगीर जो है, औरंगज़ेब 1707 में जब इसका इंतकाल हो गया, तो उसके बाद ये 1707 से आप आगे चले जाइए, 1708, 1710, 1720, 1750, 1800, 1850, 1900 और 1947। मतलब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद जो है ना, वो मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। मुग़लिया सल्तनत का जहाज़ गिरने लगा ऊपर से नीचे तक। दूसरा मतलब क्या हुआ कि वो सारे इलाके इंडिया में जहाँ पर
मुग़लों की हुकूमत थी, वो हुकूमत जाने लगी, वो सूबे, वो इलाके जहाँ पर मुग़लों की हुकूमत थी वो उनसे छिनने लगे। ये जो इलाके छिनने शुरू हुए, ये किसने छीनने शुरू किए? लोकल्स जो थे, मकामी लोग, उन्होंने, फॉरेनर्स जो थे उन्होंने। लोकल्स का मतलब है मकामी, जो कि वहीं के रहने वाले थे। इनके अंदर हमारे पास कौन कौन से थे? मराठे, ठीक है, राजपूत, जट्स और सिख, हिंदू, मुस्लिम्स भी। ऐसे मुसलमान भी थे जिन्होंने मुग़लिया सल्तनत से, मुग़ल बादशाह से अलहदगी का ऐलान कर लिया था, क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर के बाद तो दमखम बचे ही नहीं थे ना। बाद के जो मुग़ल बादशाह आए, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, ये 20 के करीब जो मुग़ल बादशाह आए, इनका कोई किरदार नहीं था। खाना पीना, अयाशी करना, शराबें पीना, औरतबाजी करना, इनके यही धंधे थे सिर्फ। इसके ये अपने महलों में पड़े रहते थे और अयाशी करते रहते थे। तो ये इनकी हकीकत थी। मुल्क कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा, सूबों में क्या हो रहा है, इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा इंडिया है, क्या हो रहा है वहाँ पर, इनको कुछ नहीं पता था। तो उसके नतीजे में क्या? उसके नतीजे ये निकले कि जो मकामी लोग थे, मराठे थे, राजपूत थे, जट थे, सिख थे, हिंदू थे, इवन ये कि वो मुस्लिम्स, जहाँ पर मुग़ल बादशाहों ने जो मुसलमान गवर्नर लगाए हुए थे कि भाई इस सूबे के अंदर ये गवर्नर होगा, तो उस गवर्नर ने जो है वो बोला कि मुग़ल बादशाह तो मस्त लगे पड़े हैं अपने धंधों में, तो हम फिर मुग़ल बादशाह से अपनी अलहदगी का ऐलान करते हैं। तो जिस सूबे का जो गवर्नर था उसने वहाँ अपनी हुकूमत बना ली। तो ये वो सारे थे। अच्छा, फॉरेनर्स के अंदर फिर मैं बता चुका था आपको कि फॉरेनर्स के अंदर यूरोप से आ रहे थे, अंग्रेज़ आ रहे थे, डच आ रहे थे, इटालियंस आ रहे थे, फ्रेंच आ रहे थे। ये सारे फॉरेनर्स जो हैं वो आ रहे थे। नेदरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये 5 नाम आप जहन नशीन कर लें। इन्हीं के लोग यहाँ पर आ रहे थे, जिनकी आपस में भी लड़ाइयाँ चल रही थी। पिछली वीडियोस में सारी तफसील हम बता चुके हैं इन फॉरेनर्स की। और कहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही थी इन फॉरेनर्स की? नेदरलैंड वालों की, इंग्लैंड वालों की, और इटली वालों की, स्पेन वालों की, पुर्तगाल वालों की आपस में लड़ाइयाँ समंदर में चल रही थी, इंडियन ओशन में, और इसके अलावा इंडिया में, और इसके अलावा इंडिया के लेफ़्ट राइट जो जगहें थीं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, मालदीव है, ठीक है, और भी साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर भी इनकी आपस में जंगें चल रही थी। हमारा टारगेट तो इंडिया है, तो यहाँ पर ये फॉरेनर्स इंडिया में भी आपस में लड़ रहे थे। इनमें जो जिसने विन किया वो अंग्रेज़ था, इंग्लैंड था। और इंग्लैंड किस तरह कर रहा था, ये सारी तफसीलात ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ये सब कुछ हुआ। 4 वीडियोज़ में तफसीलात में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब जो ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट शुरू हो रही हैं, दोबारा ज़िंदा करने वाली तहरीकें शुरू हो रही हैं, ठीक है, ये कौन शुरू कर रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान शुरू कर रहे हैं। क्यों मुसलमान शुरू कर रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है इसलिए क्योंकि मुसलमान जो हैं उनका अब कोई भी हाल, पुरसान हाल हिंदुस्तान में नहीं है। एक तरफ जो है वो मराठा एम्पायर, सल्तनत, मराठों ने अपनी सल्तनत बना ली है, राजपूत हैं उन्होंने अपनी सल्तनत बना ली है, जट हैं उन्होंने अपनी सल्तनत बना ली है, सिख हैं उन्होंने अपनी सल्तनत बना ली है, और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ है उन्होंने अपनी भी सल्तनत बना ली है इसी एक हिंदुस्तान के अंदर। ली इन्होंने किससे ये सल्तनत है? मुसलमानों से ली है, मुग़लों से ली है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सिखों का भी टारगेट मुसलमान ही है, मराठों का टारगेट भी मुसलमान है, जट हैं उनका टारगेट भी मुसलमान है, और ये फॉरेनर्स जो आए हैं इनका टारगेट भी मुसलमान ही है। तो मुसलमानों की हालत जो है वो बड़ी कमज़ोर हो चुकी थी औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद। मुग़ल बादशाह तो औरंगज़ेब आलमगीर के बाद भी आए, जैसे कि मैंने बताया 6ठा मुग़ल बादशाह था ना, ये 7वां भी आया, 8वां भी आया, लेकिन उनका कोई पुरसान हाल नहीं था। आखिरी मुग़ल बादशाह 20वें बहादुर शाह ज़फ़र जो है, इनफैक्ट उनको तो हिंदुस्तान में
कब्र भी नहीं मिली। वो बर्मा में रंगून में जाके, जहाँ उनको एग्ज़ाइल जो है जिला वतनी में भेज दिया था अंग्रेज़ों ने 1857 की जंग आज़ादी के बाद, तो उसके बाद वहीं उनका इंतकाल हो गया और वहीं उनकी कब्र है बहादुर शाह ज़फ़र की। बहरहाल तो ये सारे सिचुएशन थी। इस सिचुएशन में जो मुसलमान थे और उनके जो सेंसिबल लोग थे मुसलमानों में, उस वक्त के सेंसिबल मुसलमान, बाअमल मुसलमान, बादीन मुसलमान, वो इस सारी सिचुएशन को देख रहे थे कि बाबा ये अब हो क्या रहा है, कि अब हमें करना क्या चाहिए। देखें इस बात को ज़रा समझिएगा। 1707 से ऑनवर्ड 1750, 1799 और 1800, 1799 में टीपू सुल्तान भी शहीद हो गए, 1799 में, 17 उससे पहले 50 साल पहले, लगभग 40 साल पहले 1757 में जंग प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला भी शहीद हो गए। मीर जाफ़र, मीर सादिक, इनकी जो है वो गद्दारियों की दास्तानें मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। ये सब हो गया। तो अब जो मुसलमान पीछे बचते हैं वो यही सोच रहे थे कि यार मुसलमानों को दोबारा कैसे ज़िंदा किया जाए। इनमें पहला नाम जो था वो शाह वलीउल्लाह का आता है, शाह वलीउल्लाह का आता है। इनकी डिटेल्स में यहाँ पर अभी वर्ड टू वर्ड पढ़ के आपको बताऊँगा, लेकिन मैं आपको उस दौर में लेके जाना चाहता हूँ पहले, कि आप ज़रा मुसलमानों का हाल देखें कि एक तरफ से जो है वो मराठे, राजपूत, जट, सिख, हिंदू और अंग्रेज़ सब मिल के मुसलमानों का हाल क्या कर रहे हैं। तो जो सेंसिबल मुसलमान थे उस वक्त के, जैसे कि शाह वलीउल्लाह, ये देखते थे, सोचते थे। इन्होंने बोला मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए, इनको दोबारा यूनाइट किया जाए और किस तरह इनको सेफ किया जाए मज़ालिम से, जुल्म व सितम से। एक बड़ी तल्ख़ हकीकत है कि जब तक मुसलमानों के हाथ में हुकूमत रही है ना, फॉरेनर्स भी इस बात को एडमिट करते हैं, हिंदुस्तान में इतने टाइम तक मुसलमानों ने हुकूमत की, ठीक है, छोटे मोटे मामला, लड़ाई झगड़े तो हर जगह चलते ही हैं भाई, एक फ़ैमिली के अंदर भी चलते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बड़ा, जब तक मुसलमान इंडिया में रहे हैं ना, मकामी लोग जो लोकल्स थे, यही जो मराठे थे, राजपूत थे, जट थे, सिख थे, हिंदू थे, इनको किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं होने दी। ये मुसलमानों की तारीख़ है, किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होने दी है। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में जब बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ था, फ़लस्तीन फ़तह हुआ था, रोमन एम्पायर से फ़तह किया था, तो उसके बाद वहाँ पर मस्जिद अक्सा में, बैतुल मुक़द्दस में जो है वो सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, लेकिन किसी भी किस्म की उनको तकलीफ़ नहीं दी जाती। आप अपने अमन व अमान से रहें। लेकिन बदकिस्मती मुसलमानों की ये है कि जब मुसलमानों के ऊपर किसी और की हुकूमत आती है, मराठे आ गए या राजपूत आ गए या जट आ गए या सिख आ गए या हिंदू आ गए, बदकिस्मती से मुसलमानों को का बेड़ा गर्क कर दिया जाता है। बड़ी तल्ख़ हकीकत है ये, बड़ी तल्ख़ हकीकत है ये। आज भी इंडिया के अंदर मुसलमानों का यही हो रहा है। पॉलिटिक्स के नाम पे, राजनीति के नाम पे किसी ना किसी तरह मुसलमानों का जो है वो परसिक्यूशन हो रही है वहाँ पर उनकी। तो जब, और यही चीज़ जो थी कायदे आज़म ने और दूसरे जो अकाबरीन थे ना, हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुसलमान लीडरान जो थे, उन्होंने इस चीज़ को महसूस कर लिया था कि बाबा आपके पास ताकत है, मुसलमानों के पास, तो मुसलमान तो लिहाज कर लेंगे, हिंदुओं का भी, मराठों का भी, सिखों का भी, राजपूत हैं इनका भी, अंग्रेज़ों का भी। लेकिन अगर इनके पास ताकत और इख्तियार आ गया ना, तो ये आपका लिहाज नहीं करेंगे, तो आपको एक अलग मुल्क बनाना पड़ेगा, इसके बग़ैर आपका गुजारा नहीं होगा। तो ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो थी, ये जो तहरीकें चली दोबारा ज़िंदा करने की, किन्हें ज़िंदा किया जा रहा है? मुसलमानों को ज़िंदा किया जा रहा है कि बाबा हौसला पकड़ो, ठीक है, साथ मिलो, बैठो, अपने वेपन मजबूत करो, दोबारा से जागो, और जो है मुग़लिया सल्तनत का कोई भी हाल नहीं है, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं है, अपना सिस्टम खुद बनाओ, साथ लेके चलो। तो ये वो तहरीकें थी। शाह वलीउल्लाह भी उस ज़माने में यही सोचते थे कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए, और जब एक जगह पर इकट्ठे होंगे, ठीक है, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में, इत्तिहाद में बरकत है ना, तो उसके बाद फिर
साथ होंगे तो फिर मराठे, राजपूत, जट, सिख, हिंदू ये जो हैं इनको भी मुंह दे लेंगे भाई, अंग्रेज़ों को भी मुंह दे लेंगे। अकेले अकेले रहेंगे तो फिर तो अकेला तो सिर्फ अल्लाह है भाई। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये सारी सिचुएशन थी। अब मैं यहाँ पर अब बुक खोल लीजिए। मैंने कहा ना कि मेरा मकसद है आपको इस काबिल बनाना कि आप जो है ये किताब, आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, इसको ज़रा पढ़ें और ख़ुद से समझने की कोशिश करें। नहीं पढ़ने में आ रहा, मैं अभी पढ़ रहा हूँ भाई, साथ साथ आपको मतलब बताता जाऊँगा। आप मीनिंग्स जो हैं साथ साथ इसकी लिखते जाइए। शाह वलीउल्लाह से स्टार्ट लेते हैं। अब मैं नहीं समझता कि YouTube के ऊपर या इवन ये कि आपके स्कूल्स या एकेडमीज़ या कॉलेजेस में कहीं पर कोई आपको ऐसे जो है ना बुक खोल के वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन रीड आउट करके आपको एक एक वर्ड का जो है साथ में उर्दू में मतलब समझा रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा थोड़ी तकलीफ़ होती है इसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, तकलीफ़ हम उठा लेंगे। ठीक है, जब तक सांस है, जब तक अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, ये कोई मसले की बात नहीं है। बस आप हिम्मत पकड़ के रखें। तो पेज नंबर 14 से शुरू हो जाइए। मैंने कहा सब सारे अल्फाजों का तर्जुमा लिखना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, तो मैं ज़बानी बता दूंगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट। ये जो सब कॉन्टिनेंट है ये क्या है? सब कॉन्टिनेंट जो है इसको उर्दू में कहा जाता है बर्रे सग़ीर। सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट जो है वो किसको कहते हैं हम? कॉन्टिनेंट का मतलब जो है हमारे पास बर्रे आज़म, सब कॉन्टिनेंट बर्रे आज़म का एक हिस्सा। तो इंडिया जो है वो कहाँ पर मौजूद है? बर्रे आज़म एशिया में मौजूद है, और एशिया के अंदर ये जो इंडिया है इसके साथ बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, मालदीव है, भूटान है, नेपाल है। ये जो 6-7 मुल्क हैं, कलेक्टिवली इन सब को एक नाम दिया जाता है सब कॉन्टिनेंट इंग्लिश में, और उर्दू में इसको बर्रे सग़ीर कहा जाता है। ठीक है भाई, दोबारा मैं नाम बता देता हूँ, साथ साथ नोट कर लें। तो सब कॉन्टिनेंट की जब बात की जाए, और इसी को एक और नाम दिया जाता है सब कॉन्टिनेंट के अलावा, सब कॉन्टिनेंट के अलावा एक और नाम दिया जाता है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया यानी कि एशिया का जुनूबी मशरकी एशिया, उर्दू में इसको कहा जाता है। साउथ का मतलब जुनूब और ईस्ट का मतलब मशरिक, तो ये बनेगा जुनूबी मशरकी एशिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये एशिया है, तो एशिया का ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। तो ये टुकड़ा बनता है साउथ और ईस्ट के बीच में, ये जो टुकड़ा है, समझ में आ रही है बात आपको? ये पोर्शन, ये साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है। समझ आ गई बात आपको? ये साउथ और ये ईस्ट, और इसी टुकड़े को हम जो एशिया के हम क्या कहते हैं? सब कॉन्टिनेंट। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आ जाती हैं? नोट कर लीजिए ज़रा। इसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और श्रीलंका है। ये कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 मुल्क जो है वो कलेक्टिवली इस साउथ ईस्ट एशिया सब कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं। ठीक है, बाकी सारे ये जो आपको मैंने नाम लिए हैं ये सब ज़मीन पर हैं। मालदीव जो है ये इंडिया से थोड़ा आगे 750 किलोमीटर का इलाका लगता है, वहाँ पर ये जजीरे हैं, कलेक्टिवली जजीरों का एक ग्रुप है, आइलैंड्स का एक ग्रुप है जिनको मालदीव कहा जाता है। बहरहाल द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट देख लीजिए। मुस्लिम्स रूल्ड द सब कॉन्टिनेंट फॉर मोर देन 1000 ईयर्स। रूल्ड, हुकूमत की, मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट पे बर्रे सग़ीर पर मोर देन 1000 ईयर्स, तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा। हाउ एवर, ताहम, देखा ना मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, नोट करते रहिए, वीडियो को पॉज कर लें। हाउ एवर, ताहम, व्हेन दे डेविएटेड, जब वो हट गए, फ्रॉम द गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, सुनहरी उसूलों से। गोल्डन वर्ड गोल्ड से निकला है, ठीक है, इसी से वर्ड इसका मतलब बनता है सुनहरी। गोल्ड का कलर येलो कलर का होता है, इसी से बनता है गोल्डन प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है उसूल, डेविएट का मतलब होता है हट जाना। दे डेविएटेड फ्रॉम द गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के सुनहरी उसूलों से ये हट गए, मुनहरिफ हो गए। खालिस उर्दू में अगर कहा जाए तो मुनहरिफ हो गए।
देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस डिक्लाइंड ग्रेजुअली, देयर पावर उनकी ताकत, एंड इन्फ्लुएंस और उनका असर, इन्फ्लुएंस का मतलब असर, डिक्लाइंड जवाल का शिकार हो गया, पस्ती का शिकार हो गया, ठीक है। डिक्लाइंड ग्रेजुअली, बिल तरतीब, ग्रेजुअली का मतलब है बिल तरतीब, वक्त के साथ साथ। रियलाइजिंग दिस, इसको जो है वो महसूस करते हुए, अ नंबर ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स एंड रिफॉर्मर्स स्टार्टेड मूवमेंट फॉर द रिवाइवल ऑफ इस्लामिक टीचिंग। अ नंबर ऑफ रिलीजियस स्कॉलर, अ नंबर मतलब बहुत सारे, यहाँ पर नंबर का मतलब 2 3 4 नहीं है, यहाँ पर नंबर का मतलब है बहुत सारे। रिलीजियस स्कॉलर्स, रिलीजियस मजहबी, स्कॉलर्स दानिश्वर, थिंकर, एंड रिफॉर्मर्स और इस्लाह लाने वाले। रिफॉर्म का मतलब होता है इस्लाह करना। रिफॉर्म वर्ड किससे निकला है? ये फॉर्म से निकला है। फॉर्म का मतलब है बनाना, रिफॉर्म का मतलब है दोबारा बनाना। इसको उर्दू में कहा जाता है इस्लाह करना, मज़ीद बेहतरी लेके आना। तो मज़ीद बेहतरी लेके आने वालों को रिफॉर्मर्स कहा जाता है, मज़ीद इस्लाह करने वालों को रिफॉर्मर्स कहा जाता है। स्टार्टेड मूवमेंट्स फॉर द रिवाइवल ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स, इस्लामिक टीचिंग्स इस्लामी तालीमात, एंड वैल्यूज़ और इस्लामी इक़दारें। वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? इनको इक़दारें कहा जाता है खालिस उर्दू में। वैल्यूज़ इसका मतलब है इक़दारें। इक़दारें वर्ड जो है वो कदर से निकला है, कदर का मतलब है वैल्यू। इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसको आप अहमियत देते हैं, ठीक है, जिसको आप अहमियत देते हैं। रिवाइवल ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स, इस्लामी तालीमात एंड वैल्यूज़ और इक़दारों को क्या करना है? रिवाइव करना है, उनको दोबारा ज़िंदा करना है। देयर स्ट्रगल टू क्रिएट इस्लामिक स्पिरिट इन द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। देयर स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब है जद्दोजहद। टू क्रिएट इस्लामिक स्पिरिट, इस्लामिक इस्लामी, स्पिरिट जज्बा, कि इस्लामी जज्बा जो है वो पैदा करना है इन द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बर्र सग़ीर के मुसलमानों में। इज़ नोन एज रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, इसको जो है वो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। द फॉलोइंग मूवमेंट्स बिकेम वेरी प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है वाज़े हो जाना किसी चीज़ का, उभर के सामने आ जाना। प्रोमिनेंट मतलब एक्सप्रेस हो जाना, वाज़े हो जाना, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा वाज़े हो गई हो, क्लियर हो गई हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रोमिनेंट। तो प्रोमिनेंट जो थी, छोटी छोटी तो और भी थी, लेकिन जो बड़ी बड़ी थी, जो वाज़े थी, जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी, प्रोमिनेंट, विच क्रिएटेड अवेकनिंग, विच क्रिएटेड अवेकनिंग, अवेकनिंग का मतलब होता है जगाना। तो जिन्होंने जगाया अमंग द मुस्लिम्स, और इसको खालिस उर्दू में कहा जाता है अवेकनिंग को बेदारी, बेदार होना, जागना। तो जागना तो आम उर्दू का वर्ड है, बेदारी, बेदार होना, इसका मतलब भी जागना होता है। तो अवेकनिंग का एग्जैक्ट उर्दू मतलब जो बनेगा वो बनेगा बेदारी। तो जिसने बेदारी पैदा की अमंग द मुस्लिम्स, मुसलमानों में, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट के। मूवमेंट ऑफ शाह वलीउल्लाह। अब आ जाइए, शाह वलीउल्लाह's नेम वॉज कुतुबुद्दीन। नोट्स में डाल लें, शाह वलीउल्लाह का क्या नाम था? कुतुबुद्दीन। बट ड्यू टू हिज स्पिरिचुअल वर्च्यूज़, स्पिरिचुअल का मतलब होता है रूहानी, स्पिरिट से ये वर्ड निकला है, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब रूहानी, रूहानी। वर्च्यूज़ का मतलब होता है खूबियाँ, वर्च्यूज़ मतलब खूबियाँ। बट ड्यू टू हिज स्पिरिचुअल वर्च्यूज़, इनकी रूहानी जो खूबियाँ इनके अंदर थीं, ही वॉज कॉल्ड वलीउल्लाह, इनको वलीउल्लाह कहा जाता था। ही वॉज बोर्न इन विलेज नियर दिल्ली ऑन 21 सितंबर 1703। 1703 में, यानी कि औरंगज़ेब आलमगीर के इंतकाल के 4 साल पहले इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ? 21 फरवरी को दिल्ली के नज़दीक एक गांव में। हिज फादर शाह अब्दुल रहीम वॉज अ वेल नोन स्कॉलर, वेल नोन बड़े मशहूर स्कॉलर, दानिश्वर एंड अ रिलीजियस लीडर, और मजहबी लीडर थे इनके फादर। इनका नाम था क्या? शाह अब्दुल रहीम।
एट द अर्ली एज ऑफ 15 साल की उम्र में शाह वलीउल्लाह मास्टर्ड द मेजर ब्रांचेस ऑफ इस्लामिक लर्निंग। मास्टर्ड यानी कि कमाल हासिल कर लिया शाह वलीउल्लाह ने सिर्फ 15 साल की उम्र में, ठीक है। मेजर ब्रांचेस ऑफ इस्लामिक लर्निंग, इस्लामी तालीमात जो हैं उनकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो हैं उनके ऊपर कमांड हासिल कर ली। ही सक्सीडेड हिज फादर। सक्सीडेड वर्ड का मतलब होता है किसी बड़े की जगह लेना, इसको हम कहते हैं सक्सीडेड, ठीक है। ही सक्सीडेड हिज फादर मतलब उन्होंने अपने फादर की जगह ली। एज द शेख ऑफ द मदरसा, जो मदरसा था उसका जो बड़ा होता है उसको शेख कहा जाता है, ठीक है। जो भी मदरसे का बड़ा होता है उसको शेख का टाइटल दिया जाता है कि नाउ यू आर द शेख ऑफ दिस मदरसा, मतलब आप जो है अब इस मदरसे के बड़े हैं। पहले शेख कौन थे? शाह वलीउल्लाह के वालिद। शाह वलीउल्लाह के वालिद के इंतकाल के बाद आप जो है शेख बन गए उस मदरसे के जब आप सिर्फ 17 साल के थे। Soon after the death of Aurangzeb Alamgir in March 1707, a wave of religious and moral degradation swept the Muslims of the subcontinent. Soon after the death of Aurangzeb Alamgir, soon का मतलब होता है जल्द, बहुत ज़्यादा जल्दी। After the death of Emperor Aurangzeb Alamgir, औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद 1707 में a wave, एक लहर जो है चली, रिलीजियस एंड मोरल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है इन्हितात, ज़वाल पजीर होना, नीचे गिरना, डिग्रेड होना। क्या चीज़ डिग्रेड हो रही है? कौन सी चीज़ पस्ती का शिकार हो रही है? कौन सी चीज़ जो है ज़वाल का शिकार हो रही है? रिलीजियस एंड मोरल डिग्रेडेशन, यानी कि मज़हबी तौर पर भी मुसलमान जो है वो ज़वाल का शिकार हो रहे हैं, और मोरल का मतलब होता है इखलाकी। आपका मज़हब क्या है? आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप ईसाई हैं, ठीक है, ये आपका रिलीजियस मैटर है। लेकिन अगर आप बदतमीज़ हैं, यह आपका मोरल मैटर है। क्या आपको इखलाकी कदर नहीं पता? क्या आपको तमीज़ नहीं पता कि मोरल वैल्यूज़ क्या होती हैं? क्या आपको इंसानों का नहीं पता कि इंसानों के दरमियान रहते हुए आपको उनका कैसे ख्याल रखना है? आपका मज़हब कोई भी हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इखलाक से गिरी हुई हरकतें करेंगे। इसका मज़हब से क्या लेना देना? आपकी गैर इखलाकी हरकतें आपके मज़हब के बारे में बताएंगी फिर कि अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो उस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में, भले वो लोग जो आपकी बात पर ईमान नहीं लाए और मुसलमान नहीं हुए, उसके बावजूद भी वो आपके इखलाक के मोतरफ थे, कि आपकी सच्चाई के मोतरफ थे, आपकी अमानतदारी के मोतरफ थे। दुश्मन भी जो है बात मानता था कि आप सादिक और अमीन हैं, हमेशा सच बोलते हैं और जो है अमानतदार हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी रहे मुसलमान होना उनका, तो मुसलमान होना ये तो अल्लाह ताला के, जिसको तौफीक देता है अल्लाह ताला, वो भाई वो जो है उसका ईमान जाग जाता है, उसको ईमान नज़र आ जाता है। बहरहाल तो ये बताने का मतलब ये है कि अ वेव ऑफ रिलीजियस एंड मोरल डिग्रेडेशन स्वेप्ट द मुस्लिम्स। स्वेप्ट का मतलब होता है बहा कर ले जाना। ये जो लहर चली थी मोरल और रिलीजियस डिग्रेडेशन की, ये बहा कर ले जा रही थी मुसलमानों को ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है भाई। शाह वलीउल्लाह वेरी माइन्यूटली का मतलब होता है बारीक बीनी से, एनालाइज्ड मतलब तज्जिया करना। शाह वलीउल्लाह बारीक बीनी से तज्जिया कर रहे थे, किसका? द फैक्टर्स ऑफ द डाउनफॉल। फैक्टर्स मतलब वजूहात, ऑफ द डाउनफॉल, ज़वाल पजीरी के, एंड कंक्लूडेड, और ये नतीजा उन्होंने निकाला, दैट इट वाज ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉन मुस्लिम, कि इसकी वजह क्या है, क्यों आखिर मुसलमान जो है पस्ती का शिकार हो रहे हैं, रिलीजियस डिग्रेडेशन का शिकार हो रहे हैं, मोरल डिग्रेडेशन का शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस, बढ़ता हुआ रुझान, बढ़ता हुआ असर, किसका? नॉन मुस्लिम्स का। नॉन मुस्लिम्स जो साथ रहते हैं मुसलमानों के, उनके। द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द मुस्लिम्स हैड कोलैप्स्ड। मुसलमानों की जो जंगी ताकत थी, मिलिट्री स्ट्रेंथ का मतलब जंगी ताकत,
ऑफ द मुस्लिम्स हैड कोलैप्स्ड मतलब ख़त्म हो चुकी थी मुसलमानों की जंगी ताकत, एंड दे वर एट द मर्सी ऑफ द ट्राइबल माइट ऑफ जट्स एंड मराठास, और मुसलमान जो थे, मर्सी मतलब रहम, अब मुसलमान किसके रहम पर थे? ट्राइबल माइट, ट्राइबल वर्ड कबीले को कहते हैं, इसी से ट्राइब वर्ड निकलता है, ठीक है, कबाइल। ट्राइबल माइट क्योंकि ये जो जट थे और मराठे थे ये बेसिकली कबीलों में आबाद थे, तो इनको ट्राइबल माइट कहा जाता है। माइट का मतलब होता है ताकत, तो ये ट्राइबल माइट थी, ये कबाइली ताकत थी जट्स और मराठास की, ठीक है। शाह वलीउल्लाह रियलाइज्ड, शाह वलीउल्लाह ने नतीजा निकाला, महसूस किया इस बात को, दैट के इफ़ अगर मुस्लिम्स डिड नॉट अबाइड बाय इस्लाम, कि मुसलमानों ने अगर अबाइड बाय इस्लाम, इस्लाम को फॉलो न किया, ठीक है ना, दे वुड यानी कि पाबंदी नहीं की, अबाइड बाय का मतलब होता है पाबंदी करना, दे वुड ग्रेजुअली लॉस देयर स्टेटस, दे वुड ग्रेजुअली, वो जल्द ही, ग्रेजुअली बिल तरतीब वक्त के साथ साथ, लॉस देयर स्टेटस, स्टेटस का मतलब होता है आपका मकाम, अपना मकाम मुसलमान वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली अपना स्टेटस मुसलमान खो देंगे, ठीक है। इन दीज सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस मतलब हालात, इन हालात में ही प्लान्ड, उन्होंने मंसूबा बनाया, टू रिवाइव इस्लामिक टीचिंग्स, के इस्लामिक टीचिंग्स को, इस्लामी तालीमात को रिवाइव किया जाए, ज़िंदा किया जाए, एंड वैल्यूज़, और वैल्यूज़ को, इक़दारों को, इन द सब कॉन्टिनेंट। आगे फिर पेज नंबर 14 का आखिरी पैराग्राफ ये, शाह वलीउल्लाह रोट लेटर्स टू द देन मुग़ल एम्परर। देखें इस टाइम पीरियड को याद रखिएगा कि मुग़ल बादशाह तो मौजूद है ना, भले एक सूबे के अंदर या एक शहर तक ही मुग़ल बादशाह अकेले आराम फरमा रहे हैं, बस थोड़ी बहुत फ़ौज लेके बैठे हुए हैं अपने, ठीक है, और मुग़ल बादशाह का ये हाल है कि कोई भी आता है उनको जट आ जाते हैं या मराठे आ जाते हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है, दिल्ली पहुंचते हैं, बादशाह के महल में जाते हैं, उसको 2-4 थप्पड़ लगाते हैं, सामान लूट के ले जाते हैं, ठीक है, जिसको दिल चाहे उठा के ले जाते हैं, जिस लड़की को, बच्ची को, औरत को, मुग़ल बादशाह सिर्फ शक्ल देख रहे होते हैं कि हो क्या रहा है, बस वो ये बोल रहे होते हैं कि भाई ये मुझे बादशाह तो बना के रखो, बाकी जो दिल चाहे करो, लूटो खसूटो, इज़्ज़तें लूटो, माल लूट के ले जाओ, कुछ भी करो। तो दिल्ली तो ऐसी जगह बन गई थी जहाँ बादशाह, मुग़ल बादशाह आखिर के जो बैठे हुए थे, वो तो ऐसी जगह बन गई थी, कोई भी आए और कोई भी चला जाए, कोई मसले की बात ही नहीं, क्योंकि जंगी ताकत तो थी नहीं ना, थोड़े बहुत सिपाही थे बस बेचारे, वो चल रहा है मामला जैसी। हद तो ये हो गई थी आखिर में मुग़ल बादशाहों की कि मराठे जो थे वो अपनी मर्ज़ी से मुग़ल बादशाह चेंज कर रहे थे। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अंग्रेज़ जो थे, उन्होंने जब मराठों को हराया, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अंग्रेज़, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़ जो है, उसने मराठों को हराया, मराठा एम्पायर थी बहुत बड़ी, आधे हिंदुस्तान पे, सेंट्रल इंडिया के ऊपर इनकी हुकूमत थी। महाराष्ट्र, ये इंडिया की रियासत है, वहाँ से ये शुरू हुए थे। सिख जो हैं वो पंजाब, NWFP यानी कि मौजूदा KP के, इस कश्मीर, यहाँ तक सिखों की हुकूमत थी। बीच में गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, सॉरी आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश तक भी मराठों का एम्पायर है। और अगर आप नॉर्थ पे चले जाएं, ऊपर की तरफ इंडिया का नक्शा अगर आप देखें तो टॉप पे आपको जो है, नॉर्थ पे आपको जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश नज़र आएगा, आपको जो है वो अरुणाचल प्रदेश नज़र आएगा, इसके अलावा जो है वो रोहिलखंड ये आपको नज़र आएगा, उत्तर प्रदेश आपको नज़र आएगा, और उसी साइड पर सिक्किम भी है, उसी साइड के ऊपर जो है, ये सारे नाम जो बता रहा हूँ ये इंडिया की नॉर्थ पे हैं, टॉप साइड पर, यहाँ पर इंडिया के मैप पे इस जगह पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जटों ने अपना कब्ज़ा किया हुआ था, रोहिला सरदार जो हैं उनका कब्ज़ा था, रोहिला सरदार जो है ये रोहिला डायनेस्टी थी, ये भी यहाँ पर ये मुसलमानों की रियासतें थी, ये मुसलमानों के इलाके थे नॉर्थ साइड पे, जिनको रोहिला सरदार्स कहा जाता है, जिनका जिक्र आगे आ रहा है। तो शाह वलीउल्लाह ने जो है वो खतूत लिखे, किसको? उस वक्त के मुग़ल बादशाह को भी। इसके अलावा हैदराबाद दक्कन, निज़ाम ऑफ हैदराबाद दक्कन, हैदराबाद दक्कन या हैदराबाद दक्कन ये कौन सा इलाका था? मुझे यहाँ पर 1 मिनट दे दें ताकि मैं इंडिया का मैप बना दूँ आसान सा, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो इसके अंदर। तो ये इलाके में डिवाइड कर दूँ जहाँ जहाँ पर ये खतूत लिख रहे थे शाह वलीउल्लाह,
तो वो इंडिया में था कैसा? इंडियन मैप इस तरह का है, ब्यूटीफुल सा, ठीक है। याद रहे उस ज़माने में पाकिस्तान नहीं बना, पाकिस्तान ये टुकड़ा पाकिस्तान बनना है बाद में। यहाँ पर ये आपका KPK बलूचिस्तान इस साइड पे आ गया, ये सिंध है, ये बीच में पंजाब, ठीक है, ये पाकिस्तान बन जाता है। यहाँ पर कश्मीर आ जाता है, लद्दाख आ जाता है, ये इंडियन पंजाब आ जाता है इस साइड। बहरहाल तो मैं पाकिस्तान को अभी शामिल नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो अभी बना ही नहीं, पाकिस्तान तो बनने की तैयारी हो रही है, बांग्लादेश भी अभी नहीं बना। बहरहाल तो ये इंडिया का मैप है बड़ा खूबसूरत सा, और इसमें जो है वो इस तरह का, जैसे आप दिल बनाते हैं ना, तो दिल की शक्ल का असल में इंडिया का मैप है उस ज़माने का। ये हो गया सारा का सारा। अब ये बात जहन में रखिएगा कि ये जो है वो ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इस साइड पे क्या है इंडिया के? समंदर है सारा का सारा, ये इंडियन ओशन यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ यहाँ उस ज़माने का अफ़गानिस्तान लगता था, अफ़गानिस्तान, ये रहा अफ़गानिस्तान। बहरहाल हम इसकी तरफ अगर चलें तो यहाँ पर ये जो बीच का हिस्सा है ना टुकड़ा सारा का सारा, तकरीबन ये वाला, और इससे आगे और आप नीचे चलें, ये जो टुकड़ा है यहाँ पर मराठा एम्पायर इस जगह पे आ जाता है बीच में। और यहीं पर पहाड़ों के बीच में, इसी मराठा एम्पायर के बीच में ही हैदराबाद दक्कन का इलाका है, दक्कन प्लेच्यू कहलाता है ये, हैदराबाद दक्कन यहाँ पर, ठीक है। तो हैदराबाद दक्कन ये जो इलाका है, इस जगह पर किसकी हुकूमत थी? यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत थी। कौन से मुसलमान? उस वक्त जो मुसलमान इस इलाके पर हुकूमत करता था हैदराबाद दक्कन पे, उसका टाइटल क्या था? देखें, कोई भी आप किसी भी इलाके के ऊपर जब आपका कब्ज़ा होता है ना, तो फिर आप अपने आप को एक नया टाइटल दिलवाना चाहते हैं कि भाई किसी ने अपना टाइटल सुल्तान रखा, किसी ने अपना टाइटल नवाब रखा, किसी ने अपना टाइटल निज़ाम रखा, किसी ने अपना टाइटल बादशाह रखा, किसी ने अपना टाइटल वज़ीर आज़म रखा, किसी ने टाइटल सदर रखा, किसी ने टाइटल शहनशाह रखा। तो ये टाइटल हैं, किसी ने खलीफा रखा, ये टाइटल हैं जो कि आपको बताते हैं। तो ये हैदराबाद दक्कन का ये जो इलाका था, ठीक ठाक बड़ा इलाका था, ठीक है। तो ये हैदराबाद दक्कन जो है, यहाँ पर मुसलमान, ये पूरी रियासत जो है वो मुसलमानों के पास थी, ठीक है। लेकिन ये अगर आपको पिछली वीडियो में याद हो तो हैदराबाद दक्कन ये प्रिंसली स्टेट था, यानी कि ऐसा नहीं था कि यहाँ पर मराठा एम्पायर है और यहाँ पर जो है वो ये जो टुकड़ा है ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने कवर किया हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ये अंग्रेज़ों के पास था सारा का सारा। ये जो नॉर्थ वाला इलाका है, यहाँ पर जो है वो जट भी थे और रोहिला सरदार। इस जगह पर है उत्तर प्रदेश, इंडिया की रियासत है, ठीक है। और ये वाला इलाका जो बचता है यहाँ पर पंजाब आ जाता है, कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पर जो है वो सिख आ गए थे। बीच में ये छोटा सा जो टुकड़ा था, इसको दिल्ली कहते हैं, यहाँ पर जो है वो, यहाँ सब जगहों पर भी अंग्रेज़ों का ही कब्ज़ा था। यानी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से यहाँ तक अजीब सी खिचड़ी पकी हुई थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ सूबा बंगाल है, बांग्लादेश जो बना बाद में, ये यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ इंडिया के इस साइड पर कौन सा मुल्क है? ये चाइना है, बहुत बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्थ वाली साइड पर ये जट थे, रोहिला सरदार थे, बीच में ये मुग़ल बादशाह दिल्ली में आराम फरमा रहे थे। ये ईस्ट वाली साइड पर ये बांग्लादेश है, ये सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, ये सारा का सारा, और उत्तर प्रदेश यूपी जिसको कहते हैं, ये सब इलाके जो है वो किसके पास से? अंग्रेज़ों के पास से। यहीं पर बंगाल था और यहीं पर फोर्ट विलियम था, अगर आपको याद हो मैंने बताया था। फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी थी ना अंग्रेज़ों की, जिनमें उन्होंने अपने इलाके डिवाइड किए हुए थे। यहीं पर जो था महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में यहाँ पर यहीं बॉम्बे था। तो छोटा सा एक टुकड़ा जो था यहाँ पर, ये भी अंग्रेज़ों के हाथ में था। यहाँ पर ये तमिलनाडु है और ये कर्नाटका है, कर्नाटका, तमिलनाडु, और ये आंध्र प्रदेश इस जगह पे आता है।
तो बहरहाल आई नो, मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि आप देख रहे हैं तो सर पे से ज़्यादातर बातें आपकी जा रही होंगी, लेकिन भाई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर। मैप को पूरे तरीके से समझने के लिए आपको ड्राइंग करनी पड़ेगी। ये वो एरिया है जहाँ पर मैं बेबस हूँ, ठीक है। जिनकी मैप पर ग्रिप है अच्छे से तो वो तो समझ रहे होंगे कि हाँ सर ये क्या बता रहे हैं। जिनकी नहीं है वो यकीनन वीडियो थोड़ी सी आगे बढ़ा देंगे कि यार ये बात क्लिक नहीं हो रही है। तो बहरहाल आपको इतना तो अंदाज़ा हो जाएगा कि उस वक्त इंडिया कटा फटा था, ठीक है। एक तरफ जो है वो मुसलमान मुग़ल बादशाह दिल्ली में बैठे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ मुसलमानों की रियासतें रोहिला डायनेस्टी की सूरत में हैं। हैदराबाद दक्कन में मुसलमानों की रियासतें हैं। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों का कब्ज़ा है बंगाल में, और यहाँ पर पंजाब कश्मीर यहाँ पर सिखों का कब्ज़ा है। बीच का जो इलाका ये है ये मराठा एम्पायर कहलाता है सारा का सारा। तो अजीब सा हाल हुआ पड़ा था इंडिया का उस वक्त औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद। समझ में आ रही है बात आपको। तो शाह वलीउल्लाह ने मुग़ल बादशाह को भी ख़त लिखा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद दक्कन, हैदराबाद दक्कन का जो बड़ा था, जो किंग था, जिसको निज़ाम कहा जाता था, तो उस वक्त के निज़ाम को भी जो है वो शाह वलीउल्लाह ने खतूत लिखे। रोहिला सरदार हाफिज़ुल मुल्क और नजीबुद्दौला, यहाँ पर रोहिला डायनेस्टी थी मुसलमानों की, इनको भी खतूत लिखे, ठीक है। और क्या खतूत में क्या लिखा होगा इनको, भाई यही बोला होगा कि अल्लाह का वास्ता एक जगह पर बैठ जाएं, आपने रोहिला डायनेस्टी यहाँ बना रखी है, यहाँ पर निज़ाम हैदराबाद दक्कन यहाँ मौजूद है, मुग़ल बादशाह बीच में आराम फरमा रहे हैं दिल्ली में, तो ये कह रहे थे कि भाई कुछ करो, मिलो, बैठो, इत्तेफाक करो, वरना आपका बुरा और इससे ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। He warned them about the declining state of the Muslim society. He warned them. शाह वलीउल्लाह ने उन्हें आगाह किया, मुतनब्बे किया, डराया। them about the declining state. declining मतलब जवाल पजीर, स्टेट का मतलब हालत। स्टेट वर्ड के दो मतलब हैं, एक स्टेट का मतलब है रियासत, दूसरा स्टेट का मतलब है हालत। डिक्लाइनिंग स्टेट ऐसी हालत जो कि जवाल का शिकार हो रही है। ऑफ मुस्लिम सोसाइटी, सोसाइटी मतलब मुआशरा, मुसलमानों, मुस्लिम सोसाइटी, मुसलमानों का जो मुआशरा है वो इन्हितात का शिकार हो रहा है, डिक्लाइन का। इन द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट बर सग़ीर में। ही आल्सो रोड टू द रूलर ऑफ अफ़गानिस्तान। देखें इंडिया के साथ यहाँ पर अफ़गानिस्तान लगता है, यहाँ पर जो रूलर था, हुक्मरान था, कौन था यहाँ पर, अहमद शाह अब्दाली, उनको ख़त लिखा। और क्या लिखा अहमद शाह अब्दाली को, शाह वलीउल्लाह ने ख़त लिखा कि भाई यहाँ पर आओ, ये मराठे जो हैं, मराठा एम्पायर जो है, यहाँ मराठों ने बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम किया हुआ है मुसलमानों के ऊपर। मैं ये बात टेक्निकली आपको पहले ही समझा चुका हूँ। बदकिस्मती है मुसलमानों की, जहाँ मुसलमान हुकूमत करते हैं वहाँ पर दूसरी अक़वाम अमन व सुकून से रहती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप समझ रहे होंगे शायद ये मैं कह रहा हूँ मुसलमान, नहीं भाई, आप लैन पॉल को पढ़ें और जितने बड़े बड़े जो तारीख़ दान हैं, जो अंग्रेज़ हैं, जो हिंदू हैं, उनको पढ़ लें। आप चलें मुसलमानों की तारीख़ उठा के पूरी देख लें। मुसलमानों के अंडर जो अक़वाम बसी हैं उन्होंने अमन व सुकून से ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन बदकिस्मती से अगर मुसलमान महकूम हो गए हैं, उनके ऊपर कोई हाकिम आ गया है, तो उसने मुसलमानों का बेड़ा गर्क ही किया है। आज भी इंडिया में मुसलमानों का बेड़ा गर्क ही हो रहा है हर तरह से, ठीक है, सिवाय चंद उन जगहों को, उन इलाकों को छोड़ के जहाँ मुसलमान मस्ती में, खुशियाँ, मज़े कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज अब बोलते हैं वो भी बेचारे, अब आप नसीरुद्दीन शाह को सुन लें, आप इन और बड़े बड़े लोगों को सुन लें जिन्होंने अपने 40-40, 50-50 साल इंडिया में गुजार दिए हैं अभी, ठीक है। अब वो बोलते हैं यार हमें क्या मिला है। अगर पाकिस्तान तक बना था उस वक्त तो हमारा दिमाग ख़राब था, हम हिंदुस्तान में ही रह गए तकसीम की मुखालफत करके, हम पाकिस्तान ही ना चले जाते। हमें क्या वफ़ादारी का सिला क्या मिल रहा है इंडिया में मुसलमानों को, देख लें आप हालात वहाँ पर क्या उनको सिला मिल रहा है कि हमने जो है वो, भाई देखें मुल्क बन गया था ना पाकिस्तान मुसलमानों का, लेकिन बहुत सारे मुसलमान इंडिया थे, पाकिस्तान नहीं आया। उन्होंने बोला नहीं भाई ये देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदू हमारे भाई हैं, रहो अपने भाइयों के साथ भाई, मज़े करो, कर लो मज़े। तो वो अब हिंदुस्तान में मुसलमान इसी बात का यकीन दिलाते रहते हैं हिंदुओं को कि भाई कि हम आपके वफ़ादार हैं, और हिंदू बोलते हैं ये बात दिमाग से निकाल दो, ठीक है, कि आप हमारे वफ़ादार हैं। मुसलमान कौम पे भरोसा नहीं किया जा सकता,
नफ्सियाती पहलू है ना। आपके ऊपर जिस कौम ने हुकूमत की है, आपको जब हुकूमत मिलेगी उससे, तो आप भले आपके साथ कितने अच्छे रहे हों, बोले डर तो होगा ना आपके दिल में कि यार ये दोबारा हमारे ऊपर आ गए तो कमबख्ती आ जाएगी। मुसलमानों ने दुनिया पर हुकूमत की है भाई, इसलिए मुसलमान सबके मुश्तरका दुश्मन हैं। अंग्रेज़ हैं मुसलमान, उनके लिए भी दुश्मन हैं। मराठे हैं, जट हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं। कौन सी जगहें हैं जहाँ पर मुसलमानों ने उनके इलाके जो है वो कैप्चर नहीं किए? रोमन एम्पायर पूरा का पूरा उड़ा के रख दिया यार, पर्शियन एम्पायर पूरा का पूरा उड़ा के रख दिया, 3 कॉन्टिनेंट को जो है हिला के रख दिया। कोई मजाक है ये? अफ्रीका, एशिया, ईस्टर्न यूरोप। तो आपको क्या लगता है, आपकी जो तारीख़ इतनी सुनहरी है, आपने जो है वो दुनिया को हिला दिया साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर। आपने जो है वो वहाँ पर नो डाउट कि आपने जिन जिन इलाकों पे कब्ज़े किए, जिन जिन ममालिक को कैप्चर किया, वहाँ के आवाम को आपने तकलीफ़ नहीं दी, ये तारीख़ गवाह है। लेकिन सिर्फ इससे थोड़ी ना कोई आपकी बचत हो जाएगी भाई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहरहाल आगे चलते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली को इन्होंने ख़त लिखा, शाह वलीउल्लाह ने बोला कि भाई यहाँ पर आ जाइए, टू सेव द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द एट्रोसिटीज़ ऑफ मराठा, मराठास के जुल्म सितम से हमें बचाइए। देयर अपॉन अहमद शाह अब्दाली इन 1761, 1761 में अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान से यहाँ पर आए। इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन द मराठास। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है पहुँचाना, देना। क्रशिंग डिफीट, डिफीट का मतलब ये है कि शिकस्त देना। क्रशिंग मतलब ऐसी शिकस्त जिसने क्रश करके रख दिया, उनको दबा के रख दिया। ऑन द मराठाज एट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी जो है वो जंग में, फ्रॉम विच द मराठाज नेवर रिकवर्ड, और उसके बाद जो है मराठा जो है वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं हुए, दोबारा वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सके। शाह वलीउल्लाह मेरिटोरियस वर्क, ये भी आपको बता दूं कि पानीपत जो है हरियाणा, इंडिया की रियासत है, उसके अंदर पानीपत जो है वो शहर है, और यहीं पर ये बहुत बड़ा मैदान है। पहली पानीपत की जो जंग हुई थी वो इब्राहिम लोधी और ज़हीरुद्दीन बाबर के दरमियान हुई थी 1526 में, ठीक है, जिससे जो है वो लोधी डायनेस्टी का ख़ात्मा हो गया था और मुग़ल डायनेस्टी जो है वो शुरू हुई थी इंडिया में। दूसरी जंग जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1661 में लड़ी गई थी, ठीक है, और किसके दरमियान लड़ी गई थी? ये हीमो, एक हिंदू बादशाह था, उसके दरमियान और बादशाह अकबर के दरमियान जो है ये पानीपत में ही ये दूसरी जंग हुई थी। इसमें भी मुसलमानों को फतह हुई थी, इसमें अकबर बादशाह जो है वो जीत गए थे। ये तीसरी पानीपत की जंग हुई थी 1761 में, ठीक है भाई। और इसमें किससे मुकाबला हुआ था? अफ़गान रूलर अहमद शाह अब्दाली और मराठा, जिसमें फ़तह मिली थी किसको? अहमद शाह अब्दाली को। शाह वलीउल्लाह मेरिटोरियस वर्क वाज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान। मेरिटोरियस वर्क का मतलब होता है, मेरिटोरियस मतलब काबिल तहसीन, तारीफ़ के काबिल। शाह वलीउल्लाह का जो काम था पर्शियन ट्रांसलेशन, फ़ारसी ज़बान में तर्जुमा किया होली कुरान का। याद रहे मुसलमानों की पहले जो ज़बान थी वो थी अरबिक, उसके बाद जो ज़बान थी वो फ़ारसी थी। इंडिया में जो मुसलमान आपस में बातचीत किया करते थे वो उर्दू और फ़ारसी ज़बान में किया करते थे, ठीक है। शुरू में मुसलमान फ़ारसी ज़बान में बात किया करते थे, धीरे धीरे फिर उर्दू ज़बान में बातचीत शुरू हुई, ठीक है। और अब जो है मुसलमानों की ज़बान उर्दू भी नहीं है, पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। आप जिस तरह देखते हैं ना दुनिया में इस वक्त के इंग्लिश ज़बान जो है वो राब्ते की ज़बान इस वक्त दुनिया में बन गई है, इससे ज़्यादा आसान ज़बान अभी कोई भी नहीं है। इसी तरह आप यकीन नहीं करेंगे इस बात का कि अरबी ज़बान जो है वो राब्ते की ज़बान होती थी, मतलब मजबूरी थी, आपको अरबी सीखना पड़ती थी। कहीं भी जाएं, कोई दूसरी ज़बान आपको नहीं आती, अरबी आती है तो मामला हो जाएगा सेट, वरना मुसलमानों की हुकूमत थी ना दुनिया पे भाई, तो ज़बान जिसकी हुकूमत होगी उसी की ज़बान चलेगी। बहरहाल शाह वलीउल्लाह मेरिटोरियस वर्क वाज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान। होली कुरान का जो है वो फ़ारसी ज़बान में तर्जुमा किया आपने। दिस हेल्प द पीपल इन अंडरस्टैंडिंग द होली कुरान। इससे
लोग मुसलमानों को मदद मिली कि वो कुरान को, मुक़द्दस कुरान को समझ सकें। लेटर बाद में इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू बाय हिज सन्स एंड अदर्स, बाद में इनके बेटों ने और दूसरों ने भी उर्दू में इसका तर्जुमा किया होली कुरान का। ही आल्सो रोड बुक्स ऑन हदीस, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड तफसीर। इसके अलावा शाह वलीउल्लाह ने किताबें लिखी, किसके ऊपर? हदीस पे किताबें लिखी, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसको फ़िक़्ह कहा जाता है, यानी कि इस्लामी कानून का इल्म, शरीयत लॉज। ध्यान से सुन लीजिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड जब भी आए इसका मतलब होता है इस्लामी कानून का इल्म या कानून का इल्म, ये समझ लीजिए। ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्ड का मतलब ये होता है कानून का इल्म, ऐसा इल्म जिसमें आपको कानून सिखाया जाता है। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि इस्लामी कानून का इल्म, और इसी इस्लामी कानून के इल्म को खालिस अरबिक वर्ड में फ़िक़्ह कहा जाता है। एंड तफसीर, एक्ज़ीजेसिस, तफसीर किसको कहा जाता है? कुरान शरीफ है, अरबी में लिखा हुआ है, इसका उर्दू में तर्जुमा है, और इस तर्जुमे की एक्सप्लेनेशन जो है उसको तफसीर कहा जाता है। एक्ज़ीजेसिस, द मोस्ट पॉपुलर अमंग दीज इज़ हिज फेमस वर्क हिज्जतुल्लाहुल बलीगा। और ये जो किताबें आपने लिखी इनमें सबसे आउट क्लास जो काम था वो ये किताब थी, हिज्जतुल्लाहुल बलीगा। द मैसेज ऑफ दिस वर्क इज़ दैट, इस सारे काम का पैगाम क्या था? इस्लाम इज़ द यूनिवर्सल रिलीजन, कि इस्लाम जो है एक आफाकी मज़हब है। यूनिवर्स को आफाक भी कहा जाता है, आफाकी मज़हब है। इट गारंटीज़ प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी फॉर द होल ऑफ मैनकाइंड। ये ज़मानत देता है, इस्लाम जो है ज़मानत देता है किस चीज़ की? प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी, तामीर और तरक्की की, फॉर द होल ऑफ मैनकाइंड, जितनी इंसानियत है सबकी। शाह वलीउल्लाह डाइड ऑन 10 अगस्त 1762, 1762 में शाह वलीउल्लाह का इंतकाल हो गया। हिज सन एंड सक्सेसर शाह अब्दुल अज़ीज़, उनके साहबजादे और सक्सेसर जिन्होंने उनकी सीट संभाली शाह वलीउल्लाह की, उसी मदरसे में उनका क्या नाम था? शाह अब्दुल अज़ीज़। कंटिन्यूड हिज मिशन, उनका मिशन जो है उन्होंने जारी रखा। एट मदरसा रहीमिया इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर ये मदरसा रहीमिया जो था यहाँ से। ठीक है भाई, ये मूवमेंट ऑफ शाह वलीउल्लाह निमट गई। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं सारे लिंक जो है वो पुराने नए सब दे दूँगा। मूवमेंट ऑफ सैयद अहमद शहीद बरेलवी, ये हम पार्ट 8 के अंदर, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के पार्ट 2 के अंदर, और मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के पार्ट 8 के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।